Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise that is 7.3. So मैं fractions पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 7 के। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही पढ़िए, बने रहिए। और अगर आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज मैं आपको फ्रैक्शंस की 7.3 एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, किन चीज़ों को हम फ्रैक्शंस कहते हैं, कैसे हम डिवाइडेशन करते हैं और उनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको लाइक फ्रैक्शंस बताए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस बताए, कई तरह के फ्रैक्शंस जो होते हैं वो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में समझाए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, हमारी एनसीईआरटी की क्लास 6 की मैथ्स चल रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग भी मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। चलिए आज हम फटाफट से एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो एक्सरसाइज 7.3 दैट इज फ्रैक्शंस। ठीक है, अब फ्रैक्शंस में हमें आगे पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट एक्सरसाइज में बताया था 7.1 और 7.2। देखिए इसका बेसिक क्लियर करने के लिए आपको 7.1 और 7.2 देखनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उनके भी वीडियोस आप पहले देख लीजिए, फिर इसको आके कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 7.1 और 7.2 में मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें करवाई हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग जाके फटाफट से उनको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखो ये है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं हम। लुक एट दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो टू पार्ट्स में से एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखो इस स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम इसमें से एक पोर्शन को अगर मेंशन करते हैं तो ये होगा हमारा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4। बट अगर हम इस शेडेड पार्ट को पूरा कंसिडर करते हैं तो ये दोनों पार्ट मिला के हमारे कितने हो जाएंगे, 2/4। कितना हो जाएगा, 2/4। ठीक है, आगे समझ में। नाउ अब यहाँ पे हमने इसको सिर्फ 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, सी स्क्वायर को, यहाँ 4 था, यहाँ 6। तो 6 में से ये जो पूरा मेरा पोर्शन होगा, जो शेडेड पोर्शन होगा, उसको ये होगा हमारा 3/6। क्यों, क्योंकि टोटल काउंट कितना है हमारा यहाँ पे, 6। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो बताओ कितना होगा, जिसको मिला के हमारा यहाँ पे एक पार्ट होगा हमारा 1/6। अगर हम 3 पार्ट्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 3/6। ठीक है, तो सिंगल पार्ट को अगर हम निकालते हैं इसमें से तो वो हमारा 1/6 होगा। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब हमने इसको बराबर बराबर देखो डिवाइड किया, यहाँ पे भी इक्वली डिवाइड किया, यहाँ पे भी इक्वली डिवाइड किया। अब इसके पूरे एक पोर्शन को हम कितना बोलेंगे, 3/6। इसके पूरे आधे पोर्शन को हम बोलेंगे 2/4, इसके आधे पोर्शन को बोलेंगे हम हाफ। ठीक है, तो these fractions are 1/2, 2/4 and 3/6। क्लियर हो गया आपको। Representing the part taken from the total number of parts, if we place the pictorial representation of one over the other, they are found to be equal। देखो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है वो नॉन शेडेड पोर्शन के क्या है, इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी शेडेड पोर्शन नॉन शेडेड पोर्शन के इक्वल है। आप एग्री हो इस बात से, डू यू एग्री, यस आई एम एग्री। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब देखो इसको हम ट्राई करते हैं, आर 1/3 एंड 2/7 इक्वल है, या 2/5 एंड 2/7 इक्वल है, 2/9 एंड 6/27 इक्विवेलेंट है, गिव रीजन। अगर है तो बताओ कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि ये जो फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट की एक कंडीशन और भी होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसमें जो भी हम कुछ ऐसा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं और हमको वैसा न्यूमरेटर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इक्विवेलेंट है। सपोज अगर इसमें मैंने 2 इंटू किया तो हमको यहाँ पे 2 तो मिल जाएगा न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ हमको 7 नहीं मिलेगा। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 मिलेगा। ठीक है, 2/7 नहीं मिलेगा। तो
1/3 and 2/7 आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट की कंडीशन होती है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/5 एंड 2/7। अब ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या? तो इसमें भी हम अगर सपोज जैसे हमको यहाँ 2 मिल रहा है तो हमने इसमें 1 इंटू कर दिया, और 5 में भी हमने 1 इंटू किया, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 2/5। 2/7 नहीं मिल रहा, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब सेकंड भी नहीं है। अब थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड है हमारे पास 2/9 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 6/27। तो अगर मैं 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 6 मिलेगा, तो 3। सिमिलरली 9 में भी मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 3, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 6/27। तो हाँ, ये लास्ट वाला जो है हम कह सकते हैं कि दीज आर इक्विवेलेंट। ये जो फंक्शन है हमारे, ये कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई एक चीज मल्टीप्लाई करो जिससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये क्या है, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो शुरू के दोनों नॉन इक्विवेलेंट है और लास्ट वाला हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। गॉट माय पॉइंट? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल देने। तो सपोज मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 2/3, और एक इसके साथ मैं ले लूंगी 2/3 के साथ 8/12। देखो अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कैसे? क्योंकि अगर मैं 2 में 4 मल्टीप्लाई करती हूँ और 3 में भी 4 मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8/12। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 1/5 एंड 2/10। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 मिल जाएगा, 5 में 2 तो 10। एक है हमारे पास 3/7, और इसके साथ हमारा है 9/21। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 4/12, इसके साथ है हमारा 8/24। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको कैसे पता चले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलना चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन इन ईच। हमको हर एक का फ्रैक्शन देखना है। आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट? क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है? तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, और कितने पार्ट्स शेडेड हैं, तो 6 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में कितने, 1 2 3 4 और 4 3 12, तो यहाँ 12 है। अब यहाँ पे शेडेड कितने पार्ट हैं, तो 8 पार्ट शेडेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमारे पास कितने पार्ट हैं, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 4 4 16, और शेडेड कितने हैं, तो ये हो गए 8, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 पार्ट्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे कितने, 1 2 3 और 4 4 3 12। अब यहाँ पे कितने होंगे, 3, और यहाँ पे हो गए 5, तो 5 3 15, और 16 17 18 19 20, यहाँ पे हो गए 20। ठीक है, तो देखो ये आपके क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे दिख रहे हैं। पहले अपन इसको कट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटते हैं इसको, तो ये जाएगा 2 3 6 2 4 8। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन कि ये फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर ये 3/4 है तो इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9/12। ठीक है, फिर अगेन मैं 3/4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा 12/16। फिर 3/4 में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 15/20। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यस, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि ये सारे हमको एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम किसी एक का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमको रिजल्टेंट फैक्टर जो है वो फ्रैक्शंस मिल रहा है। Moving on next, to find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both numerator and denominator of the given fraction by the same number.
वही जो मैंने आपको बताया कि सेम नंबर से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखो मैंने अभी आपको बताया, जैसे रजनी सेज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 आर, तो 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले इसने 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, मतलब सेम नंबर है 2, तो यहाँ पे उसको मिल गया 2/6। फिर उसने 1/3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3/9 मिल गया। फिर 4 का किया तो 4/12। सिमिलरली अगर मैं 5 का करूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझे, जैसे मैंने अभी आपको बताया 5/15। तो इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट फैक्टर्स मिल जाएंगे। कैसे, जब हमारा जो भी हमारा पहला फैक्टर है उसमें हम सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। when we are multiplying the same number into numerator and denominator, then we will get the resultant factor, that is equivalent factor. got my point? अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, we have one more question to solve. See here, find 5 equivalent fraction of each of the following. हमको हर एक का इक्विवेलेंट फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट हमारे पास है 2/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2/3 में हमारा इक्विवेलेंट फैक्टर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो 2 लेंगे तो हमारे पास पहला फैक्टर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। फिर हम यहाँ पे अगेन लेंगे 2/3 में क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 को अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ ऊपर मिलेगा 6, यहाँ मिल जाएगा 9। अगेन हम यहाँ पे लेंगे, हमको 5 निकालना है, तो यहाँ पे हम 4 लेंगे, यहाँ पे भी हम 4 लेंगे। यहाँ पे मिल जाएगा हमको 8/12। ऐसे ही हमको नेक्स्ट मिलेगा 5 से 2 5 ज़ा 10 और यहाँ मिल जाएगा 3 5 ज़ा 15। फिर नेक्स्ट मिल जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम 1/5। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 का, तो हमें मिल जाएगा 1/5। फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 का, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2/10। फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3 2 ज़ा 6 10 3 ज़ा 30। फिर नेक्स्ट मिल जाएगा हमको 4 2 ज़ा 8 4 10 ज़ा 40। फिर 5 2 ज़ा 10 5 10 ज़ा 50। तो ये हो गए आपके इक्विवेलेंट फैक्टर्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन में आपको 3/5 निकालना है। तो 3/5 में अगेन मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे, तो मुझे मिल जाएगा 3 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट अगर आप 3 से करते हो तो क्या मिलेगा, 9/3 5 ज़ा 15। फिर नेक्स्ट करोगे तो 4 3 ज़ा 12 4 5 ज़ा 20। फिर नेक्स्ट करोगे तो 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। फिर 6 से करोगे तो 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में भी आपको क्या करना है, 5/9 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10/18। फिर 3 का करोगे तो 3 5 ज़ा 15 और 9 3 ज़ा 27। 4 का करोगे तो 4 5 ज़ा 20 और 9 4 ज़ा 36। फिर 5 5 ज़ा 25 और 9 5 ज़ा 45। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 6 ज़ा 30 और 9 6 ज़ा 54। तो ये हो गए आपके सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। क्या हो गए आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, आगे आपको समझ में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं, आगे होगा आपको अच्छे से समझ में। और अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वी हैव वन एग्जाम्पल हियर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 6। हमको अब ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो 6 आए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/5 का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसका न्यूमरेटर हमारा 6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। जैसे ही हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6/15। यह आ गया आपका न्यूमरेटर 6, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये 35 है, हमको यहाँ पे ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसमें हमारा डिनोमिनेटर 7 आए। तो वी हैव 15/35। अब हम क्या करेंगे, 15 में हमको ऐसा डिनोमिनेटर चाहिए जो हमारा 7 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे
सॉरी, यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर 7 चाहिए, तो हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइडिंग, वन सेकेंड इसको रब कर दूं, फिर से करती हूँ। ठीक है, अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर तो छोटा है और यहाँ बड़ा डिनोमिनेटर। अब छोटा डिनोमिनेटर हमको लाने के लिए अगर स्मॉल ले रहे तो क्या करना पड़ेगा, अभी तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी हमको डिनोमिनेटर में मतलब स्मॉल वैल्यू लानी, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में गिवन वैल्यू से, तो हमें उस केस में क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 5 को डिवाइड करना है। तो जब आप 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे 3/7। तो आगे आपका आंसर, डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल गया, 7। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। नाउ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। Let us now note an interesting fact about equivalent fraction. For this complete given table, the first 2 rows have already been completed for you और next rows आपको complete करनी। तो पहली रो देखो complete है, जैसे यहाँ पे 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमको यहाँ पे 3/9 मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे 4/5 है, तो यहाँ पे 4 7 28, 5 7 35। ये यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड। ठीक है, आपको उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसे यहाँ पे पहले दिया है 1/3, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट का प्रोडक्ट करना है किससे, न्यूमरेटर से, और सेकेंड के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 × 9। ठीक है, ये इसका न्यूमरेटर है और सेकंड का ये डिनोमिनेटर है। देखो फर्स्ट का आपको क्या लेना है, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर किसका लेना है, सेकंड का। तो यहाँ पे भी इन्होंने फर्स्ट का न्यूमरेटर लिया है और सेकंड का डिनोमिनेटर। अब हम यहाँ पे फर्स्ट का न्यूमरेटर लेंगे तो 1 होगा और सेकंड का डिनोमिनेटर होगा 16। तो योर आंसर विल बी 16। नाउ 2 × 15, तो योर आंसर विल बी 30। नाउ 3 × 56, so your answer will be 3 6 18, carry 1, 3 5 15, 1 16। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, अब आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 528 का किया, अब यहाँ पे 4 × 4 करना होगा हमें, तो 4 × 4 हो जाएगा हमारा 16। नेक्स्ट में 3 × 10, तो 3 × 10 हमारा क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमको करना है 7 × 24, ये हो गया आपका 7 × 24। तो 7 4 ज़ा आपका कितना होता है, 28, और 7 2 ज़ा 14, 15 16, तो यहाँ 168। अब आपको बताना है आर द प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये वाले प्रोडक्ट्स इस प्रोडक्ट के इक्वल है, तो यस। ये इसके इक्वल है, तो यस। ये इसके इक्वल है, यस। ये इसके इक्वल है, यस। ये इसके इक्वल है, यस। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसा कब होगा, जब आपका ये जो न्यूमरेटर है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, अगर आपका जो भी आएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, किसका किसका, ये वाले फर्स्ट के डिनोमिनेटर और सेकंड के न्यूमरेटर का, तो इसका भी मल्टीप्लाई आपका कितना आ जाएगा, 9। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगेन अगर ये कंडीशन भी फुलफिल होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब इस मेथड से भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एग्जाम्पल 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद डिनोमिनेटर 63। अब आपको 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, 63 हो। तो आपके पास एग्जाम्पल है 2/9। अब आपको क्या करना है, 2/9 में आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है
कि आपको 63 डिनोमिनेटर मिले। तो अगर आप 2 से करोगे तो 4 मिलेगा, 9 से करोगे तो 9 4 36 छोटा हो गया, 5 3 करोगे 2 3 6, 9 3 9 3 27 हो जाएगा, 9 4 36, 9 5 45, 9 7 63। तो हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का। जैसे ही हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 7 2 14 और 9 7 63। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बाय 7 इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमें क्या मिल जाएगा? व्हाट वी गेट? 63। ठीक है, मिल गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव वन मोर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। Give the fraction 36 by 54. Let us try to get an equivalent fraction in which numerator and denominator have no common factor except 1. मतलब हमारे पास जैसे हमारा जो न्यूमरेटर है 36 और डिनोमिनेटर है 54, तो अगर हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन होगा। चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास 36 और 54 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 36 और 54 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 7। ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे? 18/27। अगेन हम क्या करेंगे? बट 18/27 ऑल्सो हैव कॉमन फैक्टर देन अदर देन 1। द कॉमन फैक्टर्स आर 1 3 9। इनके भी दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। 18 के और 27 के कौन कौन से? 1 3 9। तो और 9 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर 18/27 हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 से दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9 2 18 और 9 3 27। तो क्या मिल जाएगा हमको? 2/3। ठीक है। नाउ 2 एंड 3 हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर 2 और 3 का नहीं है। देखो 2 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 बस। और 3 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 और इसका 2 और इसका 3। तो एक ही कॉमन फैक्टर होगा, ये है आपका 1 दोनों का। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। A fraction is said to be in the simplest or lowest form of its numerator and denominator have no common factor except 1. वो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म जिन फ्रैक्शंस के जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो एक ही होना चाहिए। और वो कौन सा होना चाहिए? सिर्फ 1। अगर 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर्स हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म सिर्फ वही होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? 1 होंगे। उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैक्टर। गॉट माय पॉइंट? मूविंग ऑन नेक्स्ट, ट्राई दिस। अब हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखना है, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 15/75। तो 15/75 का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम इसमें से डिवाइड किसको करेंगे? 5 को। जैसे हम 5 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 1 5 और 5 1 5 5 5 25। अब अभी भी इनके दो कॉमन फैक्टर्स है, एक तो 1 और 3 है, इसका भी 1 3 5 है, ठीक है। तो दो एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। उस कंडीशन में इसको हम अगेन क्या करेंगे? डिवाइड बाय कर देंगे 3 और यहाँ पे भी कर देंगे 3, ठीक है। जब हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। अब 1 एंड 5 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे बताओ मुझे। तो 1 के कॉमन फैक्टर होंगे, 1 का होगा 1 और 5 का होगा कॉमन फैक्टर 1 और 5। तो इसका कॉमन फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं? 1, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन।
गॉट माई पॉइंट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 16/27। अब 16/27 में हमको देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म उसका कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, देखो 2 से करेंगे या 4 से भी कर सकते हैं। अगर हम 16/72 को डिवाइड कर दें 4 से, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और यहाँ पे बचेगा 32। तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32। अगेन इसको और डिवाइड करेंगे किससे, 4 से ही कर देंगे। अब 4 से नहीं होगा, 2 से होगा। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 9 और 2 के सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। ठीक है, देखो 2 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 एंड 2, और 9 के कौन कौन से होंगे, 1 3 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमको करना है नेक्स्ट 17/51। तो 17/51 में हमारा, हम इसको 17 से ही डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 17 से करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 17 3 जा 51 होता है। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42/28। अब इसका डिवाइडेशन हो जाएगा 14 से। ठीक है, तो अगर हम इसको 14 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 जा, तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 18/24। अब 18/24 में हम किसका डिवाइड करेंगे, जब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हम छोटा डिवीजन ले लेते हैं। तो अगर हम 4 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई डिवाइड है, हाँ है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10/3। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49/64। तो 49/64 को हम कैसे करेंगे, तो 49/64 के लिए मैंने इसको सॉल्व करना है मुझे। 49/64, तो 49 7 के टेबल में आता है और 7 में क्या 64 आता है। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो नहीं आता। ठीक है, और किसके टेबल में आता है बताओ, 3 के टेबल में आता है। जब ये किसी से भी नहीं डिवाइड होगा तो उस कंडीशन में ये खुद ही अपने आप में एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर जैसे 49 का होगा 1 7 और 49 होगा इसका कॉमन फैक्टर, और 64 का क्या होगा 1 2 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, फिर 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, फिर 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। 12 के टेबल में आता है ये, 36 नहीं आता है तो 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं, ऐसे इसके और भी फैक्टर्स होंगे। बट इन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। तो एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। तो हम इसको कह सकते हैं कि यस, ये अपने खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो वी हैव अवर एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 7.3 क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। क्या ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। तो इसका पहले वाले का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसके ये इसका शेडेड पोर्शन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2/4। ठीक है, मतलब 1/2 ये होगा। इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3/6। इसका कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 2 मिल जाएगा।
2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिल जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 का करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर इसमें 4 का करेंगे तो 4, और 2 में 4 का करेंगे, हाँ यस। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो, डार्क शेडेड कितने, 1 2 3 4, और टोटल कितने हैं 3, 12, ये 12 हो गया। इसमें कितने हैं 3/9, इसमें कितने हैं 2/6, इसमें कितने हैं 1/3, इसमें कितने हैं 6/1 2 3 4 5, 5 3 15। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो जैसे 1/3 है, तो 1/3 का इक्विवेलेंट अगर इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करें सपोज, या 2 का करते हैं, तो ये तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ये इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इक्विवेलेंट होगा, ये भी इक्विवेलेंट होगा, ये भी। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं 4 का, तो 4 1 4, 4 3 12, ये भी इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे हम करते हैं 6 1 6, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या होना था 5 होना था, तो हो जाता। ठीक है, तो अब हम मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। ठीक है, तो हमको इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो गया आपका 1/2, बी हो गया आपका, क्या हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, नहीं ये 2/6 होगा। फिर सी हो जाएगा आपका कितना, 1 2 3, और हो जाएंगे 3 3 9। फिर डी हो गया आपका 2/4 4 8, और ई हो गया आपका 3/4। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो राइट द फ्रैक्शंस ऑफ एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसमें से कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उनको पेयर अप करना है। तो हमारे पास जैसे सपोज ये वाला पेयर अप हो जाएगा, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं किसका, ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, नहीं ये भी नहीं होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 ये 2 में करते हैं अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 3, बताओ कौन सा होगा बताओ। अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास शेडेड पोर्शन में, फर्स्ट है हमारे पास, को काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, और शेडेड कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका फर्स्ट 6/18। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, 3 से करती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3 से कर दो आप, तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, और अगर इसको मैं 2 से भी डिवाइड कर दूँ, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब इसमें कितना है 4/8। ठीक है, 4/8 है, ये 4/8 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, 1/2। ठीक है, थर्ड वाला क्या है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 16, और शेडेड कितने हैं, अनशेडेड काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 बस अगर इसमें से कम कर दो तो 12 हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, टू ये हो गया आपका 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, अब डी में देखो, डी में कितने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और 6 12 हो गया। अब शेड डार्क कितने 3 6 7 8, इसको आप कितना कर सकते हो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब फिफ्थ में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और शेडेड कितने 1 2 3 4, ये 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 1/4। अब बताओ कौन कौन से इक्विवेलेंट है, तो अपन को इक्विवेलेंट में कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपके इक्विवेलेंट्स कौन कौन से होंगे देखो,
तो आपका 1/2 कौन सा है, सेकेंड वाला, तो आपका ए इक्विवेलेंट होगा सेकेंड वाले के, ठीक है। फिर बी क्या है आपका, 2/6 है, तो 2/6 नहीं आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, तो ये भी आपका 1/3, बी भी आपका इसके इक्विवेलेंट होगा। मतलब बी जो है वो फर्स्ट वाले के इक्विवेलेंट होगा, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है। फिर सी 3/9 आ रहा है, कहीं 2/8 आ रहा है, 1/4, इसको अपन 1/4 भी बोल सकते हैं, इसको 1/3 भी बोल सकते हैं, है ना। तो सी किसके इक्वल है, फर्स्ट के इक्वल है। फिर डी किसके इक्वल है, डी क्या है आपका 1/4, तो ये आपके वी के बराबर है। फिर ई आपका क्या है 3/4, तो 3/4 आ रहा है आपका थर्ड वाले में, ठीक है। तो दीज आर द इक्विवेलेंट्स। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। अपन को यहाँ पे एक करेक्ट नंबर रखना है क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 8 कब आएगा ए में, जब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कब आएगा बताओ, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 8 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 7 के साथ 4 मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको है 5 इंटू में क्या किया आपने 2, तभी तो 10 आया, तो 8 में अगर 2 इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16। फिर सी में क्या आएगा, 3/5 में आपने क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया कि आपको यहाँ पे 20 मिल गया, तो 4 मल्टीप्लाई किया है तभी तो 20 मिला है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 4 जा 12, यहाँ 12 आ गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है डी, डी में आपने क्या किया, 45 में क्या मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि अब ये तो छोटा हो गया तो यहाँ पे आपको डिवीजन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, अगर 3 से इसको डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सिमिलरली 60 को भी अगर आप 3 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 0 का 0, 20, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 20। अब ये लास्ट वाला क्या है आपका ई, है ना, इसमें भी देखो नंबर छोटा हो रहा है इससे, है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो अब आपको यहाँ पे भी 18 है और यहाँ 24 है। 24 में आपने ऐसा क्या डिवाइड किया कि 4 मिला, तो 6 डिवाइड किया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या डिवाइड करोगे 6, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, 4 मिलेगा, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। तो ए क्वेश्चन, ठीक है, हमको ऐसे फ्रैक्शंस लाने हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर 20 हो। तो देखो 3/5, अब इसमें हम क्या ऐसा करें कि हमको डिनोमिनेटर 20 मिले, तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा। अब बी में क्या होगा, बी में भी हमारे पास 3/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, तभी हमारे पास न्यूमरेटर क्या आएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 15। अब सी क्या है, 3 5 जा 15 इंटू 10, हम यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नहीं 5 5 6 करेंगे, यहाँ पे हमें 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 30, तो डिनोमिनेटर में 30 कब आएगा, जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 6 3 जा 18। अब डी क्वेश्चन में भी आपको न्यूमरेटर में 27 चाहिए, तो 3/5 में आपको 3 7 जा 21, 3 8 जा 3 9 करना पड़ेगा आपको, ऐसे यहाँ पे भी 9 करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 27। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। अब 36/48 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है विथ न्यूमरेटर 9, न्यूमरेटर 9 के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 9 न्यूमरेटर लाना है, ठीक है। अब 9 के लिए हमें इसमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, यहाँ 9 आ जाए, तो इसमें हम करते हैं सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो जाए, नहीं हम एक काम करते हैं डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ 4 से कर देते हैं डिवाइड। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब डिनोमिनेटर 4 चाहिए अगर हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
डिनोमिनेटर 4 चाहिए, तो 4 के लिए हमें इस पे 4 चाहिए, है ना, तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो गया आपका 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, ये आपको चेक करना है। तो हम इसमें पहला वाला चेक करते हैं, ए। अब ये देखना है इसमें हम अगर 5 में 5 6 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 6, तो हमको क्या मिलेगा 30, यहाँ पे मिलेगा 9 4 ज़ा 9 6 ज़ा 54। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है फर्स्ट वाला। फिर बी वाला जो है वो आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, सी में करवाती हूँ। 7/13, तो 7 में ऐसा क्या, और 7 में मुझे ऐसा क्या करूँ कि मुझे 5 मिल जाए, तो ये इक्विवेलेंट फैक्टर नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है ये वाला। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो 48 और 60 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा, हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 12 से। तो जैसे इसको 12 से करेंगे तो 12 4 ज़ा 48 और 12 5 ज़ा 60, तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में ए। फिर बी वाले में क्या करना है, 150 डिवाइडेड बाय 60, तो अब यहाँ पे भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले किसका डिवीजन कर दें, 3 से करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 0। अगेन हम यहाँ पे किससे कर दें, 4 से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर ये वाला आपका होमवर्क है, डी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 52। अगेन यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आना, तो हम 3 से करेंगे सबसे पहले। तो 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। ये आ गया इसका। अभी नहीं आया सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी एक बार और डिवाइड करना है, 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 7, ये आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ई वाला भी हम ऐसे करते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 28, इसको हम कर देते हैं 4 से, नहीं 4 से तो होगा ही नहीं है, ये 7 से ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ये आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। एक आपको मैंने होमवर्क में दिया है, इसको आप होमवर्क करिए और कमेंट सेक्शन में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर बताइए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स और जमाल हैव 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 मंथ रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, इसने 10 पेंसिल इसमें से यूज कर ली, मतलब 10 यूज कर ली, और इसने 25 यूज कर ली, और इसने कितनी कर ली 40। तो यहाँ पे इन लोगों का इक्वल कितना आएगा, यहाँ पे बचेगी 10, यहाँ बचेगी 25 और यहाँ बचेगी 20। What fraction did each use up? Check if each used up an equal fraction. तो देखो पहले वाले ने कितनी पेंसिल यूज की, इतनी कर ली, तो यहाँ पे कितना आएगा 2/1। सेकेंड वाले ने कितनी की 50/25, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2/1। थर्ड वाले ने भी कितनी की 80/40, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2/1। तो ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। Now moving on next, that is question number 9. Match the equivalent fraction and write 2 more each. तो हमको equivalent fraction को मैच करना है कि इसमें से कौन कौन से हैं जो equivalent fraction। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट वाले को पहले हम देखते हैं कि इसका फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा। तो इसमें 0 0 अगर मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 5 5 ज़ा 25, है ना, 5 से करूँगी तो, और ये हो जाएगा मेरा 5 8 ज़ा 40। तो ये हो गया मेरा 5/8। तो फर्स्ट का जो मैच है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट का हो जाएगा आपका डी। फिर ऐसे ही मैं सेकंड का करती हूँ, तो सेकंड में भी मेरा 180 और 200 है ना, तो ये 100 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 10 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, तो ये 9/10 हो गया, तो ई हो गया। तो सेकंड का आपका क्या हो जाएगा ई। फिर उसके बाद आपका थर्ड है,
तो ये हो गया आपका 660 डिवाइडेड बाय 990, तो ये 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 टू ज़ा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा। 11 से करेंगे तो 2, और यहाँ 3 हो जाएगा तो 2/3। किसका आ रहा है 2/3? ए का। तो थर्ड वाला आपका जो हो जाएगा उसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्या है 180 डिवाइडेड बाय 360, तो इसको भी कट करो और ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 9 टू ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2। तो आपका फोर्थ का हो जाएगा सी। ठीक है, अब फिफ्थ क्या है आपका 220 डिवाइडेड बाय 550, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, तो वी का हो जाएगा आपका 2/5। अब 2/5 कौन सा है? बी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैच। दीज आर द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे मैं आज की एक्सरसाइज एंड कर रही हूँ 7.3। 7.3 बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, तो आप लोग इसको होमवर्क कीजिए। और आज आपकी क्लास में हमने सीखा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक बार फिर से पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करिए। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उसको होमवर्क करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कहीं पे कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको फिर से बताऊंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे, and that's it for the 7.3 exercise. I'm going to leaving this 7.3 exercise. So thank you so much and thank you for the day. Bye bye.